हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? चलिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेके चल रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे, दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। इस बल को कौन सा बल कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। ठीक है। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना किए थे। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, इसके संदर्भ में अपना नियम प्रस्तुत किए थे। ठीक है, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इनका ये अपना नियम सन 1785 ईस्वी में दिए थे। ठीक है, जो कूलाम के नियम से प्रसिद्ध है, कूलाम का नियम कहा जाता है। तो कूलाम का नियम किससे रिलेटेड है? दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल के बारे में या वैद्युत बल की गणना करने के लिए इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो चलिए आइए देख रहा है कि इनका नियम क्या है, फिर इनके नियम के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप ये जानिए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश क्या होता है। तो बिंदु आवेश, अगर मान लीजिए कोई भी दो आवेश है, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, उनके दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी की अपेक्षा इस आवेश का आकार बहुत छोटा हो तो इस आवेश को बिंदुवत आवेश कहा जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, बिंदुवत आवेश मतलब बिंदु के जैसा आवेश हो, छोटा। ठीक है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संदर्भ में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। और इनका नियम क्या है? तो इन्होंने मुख्य तीन बातें बताई थी। सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा, तो ध्यान से देखिए, और यही आप अगर बोर्ड एग्जाम में आना है तो यही आप लिखेंगे भी। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगता है, ये इन्होंने पहली बार बताया था। ठीक है, यानी दो आवेश ये है, इसको मिलाने वाली रेखा ये है। अब इस पर लगने वाला जो बल होगा इसी रेखा के अनुदिश होगा, या तो उधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, यानी इस पर लगने वाला बल इधर नहीं हो सकता है। ठीक, दो आवेश अगर है तो उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल कार्य करता है। सबसे पहली बात बताई थी। दूसरी बात इन्होंने ये बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा संबंध। अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती आप समझ रहे होंगे। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा संबंध, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अधिक होगा तो ये भी अधिक होगा। मतलब उसके बीच लगने वाला बल जो है आवेश की मात्रा पर डिपेंड करता है। आवेश की मात्रा अधिक होगा तो बल भी अधिक होगा। तो सबसे पहले दूसरी बात इन्होंने ये बताई थी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद से तीसरी बात इन्होंने ये बताया था कि आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा संबंध, देखिए 1/, लिखे हैं मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बीच की दूरी जितना ही अधिक होगा, लगने वाला बल क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो यही तीन बातें मुख्य रूप से कूलाम ने अपने नियम में बताए थे। तो इस तरह से अगर इन दो नियमों को, इन दो इक्वेशन को अगर लेके चले हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 से Fe डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। इन दोनों इक्वेशन को एक मिला के लिखा जा सकता है। अब जब आप जानते हैं कि जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, Fe = K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पे हम K को स्मॉल k ले रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट।
जहाँ के एक नियतांक है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक है, के एक नियतांक होता है जिसे अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट अनुक्रमानुपाती नियतांक कहा जाता है। अब इस के की जो वैल्यू है, यही आपका कूलॉम का नियम है। अब इस के की वैल्यू दो बातों पर निर्भर करती है, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालेंगे तो इस के की जरूरत पड़ेगी हमको। तो ये के जो है दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, यानी ये आवेश और दूरी किस पद्धति में लिए गए हैं। नंबर 2, आवेशों के बीच कौन सा माध्यम है, आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है कि इसके बीच कौन सा माध्यम रखा गया है। तो चलिए अब ये माध्यम के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पद्धति समझिए, और आवेशों के बीच का माध्यम हम वायु अथवा निर्वात लेके चल रहे हैं। अगर आवेशों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहली बात नंबर 1, इन सीजीएस किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो के की जो वैल्यू, स्मॉल के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति मीन्स क्या, आवेश को अगर ईएसयू में रखा गया हो, कल बताया था हम सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रा ईएसयू, और आर सेंटीमीटर में रखा गया हो, तो उस स्थिति में के की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1। तो इस तरह से Fe जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, के की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, डाइन, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी बात, इन SI सेम वही, फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो स्मॉल के की वैल्यू एसआई पद्धति में निर्वात अथवा वायु के लिए के की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रक कहाँ से आ रहा है, तो यहीं से देख सकते हैं, के का मात्रक न्यूटन, ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, ये इधर आएगा कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से 9 × 10⁹ के की वैल्यू हो जाएगी आपको। तो के की वैल्यू अब यहाँ पे रखेंगे तो इस स्थिति में Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो दो चीज बस आप ध्यान में रखिए, सीजीएस पद्धति में के की वैल्यू 1 होती है और एसआई पद्धति में के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद से आ जाइए एक बात और, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उनके बीच की दूरी के बीच ग्राफ कैसे प्राप्त होता है। कभी क्वेश्चन में यही पूछता है, ग्राफ कैसे प्राप्त होता है। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उसके बीच की दूरी के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। देखिए आर और एफ के बीच, Fe के बीच अगर हम बल खींचे, ग्राफ खींचे, तो आप जानते हो Fe आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब भी कोई राशि दूसरी राशि के बल के व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे मिलता है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे एक निश्चित दिशा में ये ग्राफ यहाँ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी है, बल यहाँ है। अब देखिए दूरी बढ़ाया गया है तो ग्राफ नीचे गिर रहा है, इसका मतलब दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा, कम होगा, और एक निश्चित मान तक घटेगा। ठीक है, निश्चित मान तक घटा है, उसके बाद लगभग कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो यही शो कर रहा है। तो ये ग्राफ याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि Fe बल और आर के बीच खींचा गया ग्राफ निम्न में से कौन सा होगा, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग कूलॉम के नियम से। सबसे पहले हम ये जाने कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है।
तो इसको समझने का प्रयास करिए। बच्चे इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज देखिए क्लियर किया जाए इस चीज को। पहले ये समझने का प्रयास करिए कि वेक्टर फॉर्म है क्या, किसी फार्मूले के वेक्टर फॉर्म से क्या तात्पर्य है। तो किसी फार्मूले के वेक्टर फॉर्म से यह तात्पर्य है कि उस फार्मूले में जिस राशि का मान निकाला जा रहा है उस राशि की दिशा को भी इंगित किया जाए। जैसे इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, कूलॉम के नियम में बल निकाला गया है। तो अगर हम फार्मूले में बल की दिशा को भी इंगित करें तो वह जो फार्मूला मिलेगा उसी को हम वेक्टर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो आइए ऐसा फार्मूला हम लोग डिराइव करें जिसमें उसकी दिशा भी दिखे, बल की दिशा भी इंगित हो, ठीक है। तो वही आपका वेक्टर फॉर्म होगा। आइए समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए दो आवेश Q1 Q2 लिए हैं, उसके बीच की दूरी R ली है। सपोज कर लो ये दोनों आवेश पॉजिटिव हो, तो अगर दोनों आवेश प्लस आवेश है तो इस आवेश पर लगने वाला बल किधर होगा। हम बताए थे दो आवेश, अगर धन आवेश है तो उसके बीच प्रतिकर्षण होगा, ऋण आवेश है तो उसके बीच आकर्षण होगा। तो इस आवेश पर लगने वाला बल किधर होगा, ये होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये आवेश उसको उधर ढकेलेगा, ये आवेश इसको इधर ढकेलेगा। तो इस तरह से यह बल होगा। इस बल को हम क्या कहेंगे, देखिए 1 पर 2 द्वारा लगने वाला बल है, इसलिए इसको बोलेंगे हम F12। F12 का मतलब क्या, 1 पर 2 द्वारा लगने वाला बल। जो पहले लिखा गया है उस पर बल, जो बाद में लिखा गया है उसके द्वारा लगने वाला बल। इसी तरह से अगर इस आवेश पर देखा जाए तो इस आवेश पर लगने वाला बल इधर होगा। इसको अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन इधर होगा, यानी ये कौन सा बल हो जाएगा, F2 पर, यानी 2 पर 1 द्वारा लगने वाला बल। दिशा ये होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद से हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस बिंदु का स्थिति सदिश, यानी आवेश Q1 का स्थिति सदिश जो है वो सपोज कर लेते हैं R1 है। Q1 का स्थिति सदिश क्या है, R1 है, R1, ठीक है। इसी तरह से Q2 का स्थिति सदिश क्या है, Q2 का स्थिति सदिश क्या है, R2। हम ये सपोज कर रहे हैं कि बिंदु Q1 यानी आवेश Q1 का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश R1 है और आवेश Q2 का स्थिति सदिश क्या है, R2। यहाँ तक कोई दिक्कत। स्थिति सदिश मीन्स क्या होता है ये भी समझ लीजिए। स्थिति सदिश का मतलब ये होता है कि उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर जो वेक्टर मिलता है वही उसका स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ये आपका R1, ये आपका R2, ठीक। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी इस वेक्टर का मान निकालना चाहें, यही समझने का प्रयास करिएगा। इस वेक्टर का मान निकालना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक अगर इस वेक्टर का मान निकालना चाहें तो क्या होगा। अगर ये समझ गए तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अगर इस वेक्टर का हम मान निकालना चाहें तो कितना होगा। तो एक बात हम आपको बता दें, बस ये ध्यान रखिए, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है। अगर ये वेक्टर निकालना है तो इस वेक्टर के लिए अंतिम कौन सा है, R1, प्रारंभिक कौन सा है, R2। क्या होगा भाई, R1 माइनस R2। कोई दिक्कत, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसी तरह से अगर ये वाला वेक्टर हम निकाल रहे हैं तो अंतिम में से प्रारंभिक क्या होगा, R2 माइनस R1, ठीक है। जनरली R1 माइनस R2 को हम लिखते हैं R12, जिसमें से जिसको हटाना है वही यहां लिखा जाता है, ठीक है।
कई किताबों में यहाँ पे R21 लिखा गया होगा, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आप यहाँ पे इंगित किए रहेंगे वही आपका मान्य होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप फिगर में जो दिखाए हैं वो आपका, जैसे मान लीजिए R1 माइनस R2 को आप R12 लिखे हैं तो R12 सही है, R1 माइनस R2 को अगर R21 लिखे हैं तो R21 सही है। लेकिन आप यही दर्शाइए जिसमें से जिसको हटाना वही पहले, जो पहले है वो पहले लिखिए, जो बाद में बाद में लिखिए, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसको क्या लिखेंगे बता दीजिए, R21 ये लिखा जाएगा, कोई दिक्कत? बस यही आपको समझना है। कुल मिला के क्या समझना है, बस ये ध्यान रखिए कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाने पर वो वाला वेक्टर मिलता है। ठीक, चलिए अब यहां से क्या है, हमको बल दिखाना है, बल के बारे में समझना है। तो पहले तो एक बात आप जान रहे हैं कि इस वेक्टर का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, दिशा छोड़ दिया जाए, इसका मैग्नीट्यूड और जो ये वेक्टर लिया गया है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, और वो किसके बराबर है, R के बराबर। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड है, और उतना ही क्या है, R है। ये तो यहां से फिगर से दिख रहा है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखिए यहाँ पे इस बल को वेक्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि Q2 द्वारा Q1 पर बल, Q2 द्वारा Q1 पर बल, तो Q1 पर बल कौन सा है, F12। ठीक है, F12 से दिखाया गया क्या होता है, कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R²। ये तो आपका बल हो गया, इसमें दिशा तो दिखाया नहीं गया। अब हम इसका दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे, बस यही वेक्टर फॉर्म है। तो दिशा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बल की दिशा किधर है, इधर है। इस दिशा में सदिश कौन सा है, R12। अगर इस R12 का एकांक सदिश ले लें तो वह इस दिशा को इंगित करेगा नहीं करेगा। बस एकांक सदिश क्या करता है, केवल डायरेक्शन को इंगित करता है, क्योंकि उसका परिमाण एक रहता है। तो अगर हम यहाँ पर R12 है, तो अगर हम यहाँ पे R12 का एकांक वेक्टर ले लें तो यह इस बल की दिशा को इंगित करने लगेगा। अब आप देख सकते हैं ये बल है, ये दिशा दिखा रहा है, ये दिशा दिखा रहा है, दिशा किधर है, R12 की तरफ है। ठीक है, तो बस ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है। अब इसको और भी मॉडिफाई करना चाहें तो और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, एक चीज और दिखा सकते हैं, सिंस R12 एकांक सदिश जो लिखा गया है, तो किसी भी एकांक सदिश का मान, आप पीछे पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, एकांक सदिश कैसे लिखा जाता है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर भाग दे तो वह उसका एकांक सदिश प्राप्त होता है। R12 का एकांक सदिश लिखना है तो R12 वेक्टर में R12 के मैग्नीट्यूड से भाग दिया है, और R12 का मैग्नीट्यूड क्या है, R है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं R12 वेक्टर बाई R भी लिख सकते हैं। चलिए तो ये मान हम क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ से F12 बराबर क्या लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाई R² इंटू R12 एकांक सदिश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 बाई R, सॉल्व करेंगे K और Q1 Q2 बाई R और R², R², तो R² और R कितना हो जाएगा, R³ उसके बाद से लास्ट में हमारा क्या बचेगा, R12 वेक्टर। तो ये भी आपका वेक्टर फॉर्म है, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। 1 पर लगने वाला था, ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर इस 2 पर लगने वाला बल हम निकालना चाहें, ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं, Q1 द्वारा
Q2 पर बल। तो Q1 द्वारा Q2 पर बल, इस पर बल निकालेंगे तो क्या बल होगा? F21। F21 का मतलब 2 पर 1 द्वारा लगने वाला बल, वही लिखे भी हम। क्या होगा भाई कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या है? इधर है, और ये डायरेक्शन कौन सा है? R12, सॉरी R21। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? R21 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कि हम R21 बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलो। R21 बराबर वेक्टर R21 में इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दे अगर, तो हमारा उसका एकांक सदिश मिलेगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर बाई R लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी एकांक सदिश को उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से अब कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? F21 बराबर कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और R21 कैप के जगह हम क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर बाई R, यानी F21 बराबर क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई RQ इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, ये आपका इसका वेक्टर। देखिए आप यहाँ पे समझने का, जैसे ये और ये दोनों एक ही चीज है, बस इसमें क्या किया गया है? ऊपर ये एकांक सदिश हटा के पूरा सदिश लिखा गया। तो जब पूरा सदिश लिखेंगे तो नीचे भी उससे भाग देना पड़ेगा, तभी तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। भाग देंगे तो नीचे R क्यूब हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। ये आपका वेक्टर फॉर्म होता है। तो ये देखिए आपका इस बलों की दिशा भी इंगित कर रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेक्टर फॉर्म में जब भी आवेश को रखा जाता है तो चिन्ह सहित रखा जाता है। ठीक है, आवेश के मान को चिन्ह सहित रखा जाता है, तभी वो डायरेक्शन को इंगित करेगा। जैसे मान लीजिए दोनों ये पॉजिटिव है तो प्लस प्लस रखेंगे तो प्लस आएगा। प्लस आने का मतलब हमारा क्या होगा? इसकी दिशा R12 यानी उधर होगा। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो एक प्लस एक माइनस, यानी एक प्लस एक माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस मिलेगा। माइनस मिलने का मतलब ये वेक्टर का माइनस, तो R12 का माइनस, तो R12 का डायरेक्शन इधर है, R12 का माइनस इधर हो जाएगा, तब इस पर लगने वाला बल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश को हमेशा जब भी वेक्टर फॉर्म में अगर यूज कर रहे हैं तो आवेश को हमेशा चिन्ह सहित रखा जाता है। बस ये ध्यान रखिए। खैर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बस आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि समान प्रकृति का आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश होगा तो आकर्षण होगा। तो उसकी सहायता से हम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बोर्ड के लिए बस है, आप बोर्ड में अगर पूछा रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात आपसे पूछा जा रहा है, रेशियो। किसका रेशियो? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। ठीक है, अक्सर यदि ये क्वेश्चन आता है तो वैद्युत बल यानी वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात अगर निकालना है, जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे पीछे, Fg = G m1 m2 बाई R स्क्वायर, ये होता है जहाँ m1 m2 दो द्रव्यमान है, R दोनों के बीच की दूरी है, G कांस्टेंट है जिसे
गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सिमिलर है, जिस तरह से कूलॉम्स लॉ है उसी तरह से Fg ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दो द्रव्यमान के बीच कार्य करता है, और वैद्युत बल दो आवेश के बीच कार्य करता है। अगर दो आवेश हैं तो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी तो होगा, तो आवेशों के कारण जो उनके बीच बल रहेगा उसे वैद्युत बल कहेंगे, और उनके द्रव्यमान के कारण जो बल रहेगा उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ है r, तो इस चार्ज का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी तो होगा, उस द्रव्यमान को हम m1 मान ले रहे हैं, इस चार्ज का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसको हम m2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का रेशियो क्या है, तो आप निकालिए यहां से। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हैं कूलॉम्स लॉ के अनुसार कि Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये कट जाएगा दोनों, बचेगा क्या आपका? तो K Q1 Q2 और नीचे G m1 m2। इस तरह से देखिए रेशियो आप निकाल सकते हैं। कोई भी दो चार्ज दिया हो तो उसका रेशियो इस तरह से निकाला जा सकता है। चार्ज K क्या है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ SI पद्धति में, और G क्या है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान रखिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी। जैसे देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन कई साल आपके बोर्ड में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात बताइए क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। यानी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच रिलेशन आपसे पूछा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो वैद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वैद्युत बल निकालेंगे तो K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और Fg निकालेंगे तो K और क्या m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये आपका कैंसिल, बचेगा क्या? K Q1 Q2 और नीचे क्या बचेगा? सॉरी G होगा यहाँ पे, G और m1 m2। अब इसी में मान रखिए सारा। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना, प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम आपको बताएं क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाएगा तो इसमें चिन्ह सहित आवेश को नहीं रखना है। इसके बाद से G की वैल्यू 6.67 10⁻, कितना -11, m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31, m2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻27, 6.67 6.67 10 के 27 -27 किलोग्राम
प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपका मिलेगा 10⁻39। ठीक है, ये लगभग आता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल F और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो आता है 10⁻39, ये लगभग मिलता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, लगभग में ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन में क्या रहा है, ध्यान से यहाँ देखिए, लिखे हुए हैं आवेश Q को दो ऐसे भागों में विभाजित करें कि उनके बीच बल अधिकतम हो। यानी आवेश Q को ऐसे दो टुकड़ा कर दिया जाए कि उनको कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला बल अधिक से अधिक हो, अधिकतम बल प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं कि माना पहला भाग क्या है, Q है, सपोज कर लीजिए स्मॉल Q। ठीक है, या चलिए इसका स्मॉल Q मान लीजिए। तो दूसरा भाग क्या होगा, तब दूसरा भाग क्या हो जाएगा, Q माइनस Q होगा। कोई दिक्कत, हम ये सपोज कर रहे हैं कि पहला भाग क्या है, स्मॉल Q है, तो दूसरा भाग क्या होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q होगा। ठीक, कैपिटल Q में से जब टोटल आवेश Q है तो एक टुकड़ा निकाल दूसरा टुकड़ा उसमें से घटाएंगे और दूसरा टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहे हैं उसके बीच लगने वाला बल अधिकतम, तो पहले आप इसके बीच लगने वाला बल निकालिए। F इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई, 1/, यानी K कांस्टेंट, उसके बाद Q1 Q2, तो Q1 की जगह पे एक टुकड़ा क्या है Q, दूसरा टुकड़ा क्या है Q माइनस Q, और उसके बीच की दूरी क्या है R। हम सपोज कर रहे हैं कि उसके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन ध्यान से देखने का प्रयास, ध्यान से समझिए इसको। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये बल अधिकतम हो ऐसा दो टुकड़ा बताइए, तो उसमें एक टुकड़ा हम Q माने हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस Q की वैल्यू क्या लें कि F की वैल्यू मैक्सिमम मिले। आप यहाँ देख सकते हैं, पीछे हम बताए थे मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम पीछे आपको ये बताए थे कि अगर y x का फलन है तो हम आपको ये तरीका बता दिए थे कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू कैसे निकालें कि y की वैल्यू मैक्सिमम आए। वही केस यहाँ पे भी आ रहा है, Q का कौन सा ऐसा वैल्यू हो कि F की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमा और मिनिमा का केस हो गया होगा। हम पीछे बताए थे कि आप बिना पढ़े आगे नहीं चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जरूरत पड़ गया, तो देखिए हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy/dx 0 कर रहे थे। तो सेम यहाँ पे भी y की जगह पे क्या है f, x की जगह पे क्या है q, तो df/dq 0 होगा। क्यों, तो आप क्या करिए, इसका दोनों पक्षों का q के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, यानी df/dq निकालिए। तो आप यहां लिखेंगे q के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें ताकि अवकलन आसानी से हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट तो ये रहेगा ही रहेगा, ये r भी एक कांस्टेंट ही है, इसका गुणा कर ले अगर हम तो q माइनस q स्क्वायर, ये मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब यहां से हम अवकलन करेंगे अगर q के सापेक्ष, तो यहां से क्या मिल जाएगा, df/dq। q के सापेक्ष करना है तो इधर भी d/dq लगा दीजिए, इधर भी d/dq लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका d/dq ऑफ ये पूरा, यानी k/r² q माइनस q स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इसका अवकलन करिए r के q के सापेक्ष, तो इसमें देखिए k/r² कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर ले, तो k/r² बाहर। अब अंदर क्या बचेगा ये, तो इसका अवकलन करना है q के सापेक्ष, तो ये देखिए इसमें q भी कांस्टेंट है, तो ये q को हम किनारे करें तो q का q के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1 माइनस
क्यू स्क्वायर, क्यू की घात 2 क्यू के सापेक्ष करना है, तो क्यू की घात 2 का क्या हो जाएगा 2q। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया df बाई dq। ठीक है, अब आप dy बाई dx निकालते थे तो dy बाई dx का मान क्या कर देते थे, जीरो कर देते थे, तो यहाँ पे भी जीरो करिए। तो आप यहाँ लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमा, ठीक है, df बाई dq इज इक्वल टू जीरो। तो df बाई dq इज इक्वल टू जीरो इसमें रखिए, तब यहाँ से क्या हो जाएगा जीरो बराबर k बाई आर स्क्वायर क्यू माइनस 2q, ये इधर आएगा जीरो, तो इस तरह से q माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो, यानी q बराबर आपका क्या हो जाएगा q बाई, ये मिल जाएगा। यानी पहला टुकड़ा कितना मिल गया q बाई 2, जो q जो आवेश है उसको दो भागों में तोड़ना था, तो एक टुकड़ा आपका आ गया q बाई 2, तो दूसरा टुकड़ा भी क्या आएगा q बाई 2 ही आएगा। यानी किसी आवेश को आधा आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल सबसे अधिकतम होगा। उम्मीद है आप ये जरूर समझ रहे होंगे। जैसे इसमें मैक्सिमा या मिनिमा का यूज किया गया है, यानी f का मान ये है, तो अब आप सोचिए कि f की वैल्यू कब अधिकतम होगा, तो f की वैल्यू अधिकतम करने के लिए उसका अवकलन करते हैं, अवकलन करके उसका मान जीरो करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा में हम बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। जीरो करेंगे तो आपका ये मिलेगा, तो इस तरह से हमारा क्यू का मान निकल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। इसके बाद से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन और भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, उस बल का माध्यम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। माध्यम अगर भिन्न भिन्न हो तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट डे सॉल्व किया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।